नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और लगातार दूसरे दिन बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव, एक्सपायरी का दिन और जिस तरह की वोल्टिलिटी एक्सपायरी के दिन देखने को मिलती है उससे ज़्यादा की वोल्टिलिटी आज देखने को मिल रही है। आज अगर देखें तो 21,935 पे निफ्टी खुला, 22,022 का आज इंट्राडे हाई बना, 21,860। जी हाँ, ये आज हमने दिन का निचला स्तर देखा, लेकिन अभी फिलहाल निफ्टी फ्लैट ट्रेड करते हुए 4 अंकों की गिरावट के साथ 21,947 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा उतार चढ़ाव आज अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। और अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे अगर एक नज़र डालें तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो है बियर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1380 शेयर ऐसे हैं एनएससी पर जो कि दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। 983 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। सभी सेक्टर इंडेक्स ऑलमोस्ट, मेटल को छोड़ दें अगर, तो हम देख रहे थे कि आज थोड़ा सा दबाव में कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे थे। पीएसयू बैंकों में रिकवरी आई है और अब ये आधे फीसद की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। मेटल आधे फीसद से ज़्यादा, करीब 0.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। तेल गैस शेयरों में फिलहाल अभी राहत की कोई सांस दिखाई नहीं दे रही है, अभी भी दबाव वहाँ पर बना हुआ है। अब बड़ा सवाल ये ही कि क्या ये गिरावट और गहराएगी और क्या एक बड़ा करेक्शन बाजार में जो बातचीत चल रही थी क्या वो देखने को मिलेगा या फिर निचले स्तरों से जो है खरीदारी देखने को मिलेगी। इसी पर अगले 1 घंटे हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ खबरों वाले शेयर होंगे। इसके उतार चढ़ाव भरे बाजार में कौन से शेयर ऐसे हैं जो खबरों के दम पर जो है मजबूती दिखा रहे हैं और वहाँ क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। बदन स्टॉक्स में वाह क्या आईपीओ है। जी हाँ, वहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। बहुत सारे आईपीओ आज बंद हो रहे हैं तो उस पर भी बातचीत होगी और आखिरी में चुन चुन के सेगमेंट तो होगा ही। तो चलिए अब कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं और आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर संतोष सिंह जी मौजूद हैं। संतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो बाजार पर ही आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। लंबे समय से आप कह रहे थे करेक्शन की बात, बाजार में दबाव हो सकता है। क्या ये करेक्शन जो कल देखने को मिला और आज हम देख रहे हैं कि एक वोल्टिलिटी देखने को मिल रही है, कितना करेक्शन यहाँ पे बाजार के अंदर देखने को मिल सकता है? और ख़ास तौर से हमने देखा कि पीएसयू कंपनियों में दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि एक तरफा रैली भी वहाँ पर देखने को मिली थी। धन्यवाद विपुल जी, मेरे को अपने शो में शामिल करने के लिए। देखिए, बाजार में काफ़ी मतलब आज मुझे लगता है कि तीसरा चौथा दिन है जबकि मार्केट एक तरह से प्रेशर दिख रहा है और एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियोज जो कि काफ़ी इंडिकेट करते हैं कि टोटल मार्केट डेप्थ कैसी है, ब्रेड्थ कैसी है मार्केट की, उस लिहाज से देखें तो काफ़ी खराब दिख रहा है। और उसमें जो न्यूज़ है, आप देखें कि सेबी ने अभी कुछ दिनों पहले जो कहा था कि डिस्क्लोजर नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे स्मॉल एंड मिड कैप जितने भी फंड होंगे, और फंड को ये डिस्क्लोजर करना है, बताना है कि मिड कैप या स्मॉल कैप में जो शेयर ले रहे हैं उसका फॉल आउट अगर वो बेचने जाएं तो कितना हो सकता है, उसका रिस्क कितना होगा। तो इन तमाम चीज़ों को के मद्देनजर इसका मतलब है कि रेगुलेटर जो है वो काफ़ी जो है कह लें कि अपना लेंस लेकर देख रहे हैं कि कहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। और मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत बड़ा फंड जो है आम निवेशकों के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि मार्केट में पिछले कई महीनों से जो तेजी चल रही है उसमें दिख रहा है, तो और वही रिस्क भी क्रिएट होता है। तो मार्केट इन सारी चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक पॉज जैसा दिख रहा है। टेक्निकली भी अगर आप देख लें तो मुझे लगता है कि निफ्टी पे 21,850 जो यहाँ से कि 100 पॉइंट नीचे है, अगर उसके नीचे जाता है तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को वायलेट करेगा। एक फॉर्मेशन जो कि बियरिश जैसा दिख रहा है उसको कंफर्म करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जो निफ्टी 21,850 तोड़ता है कि नहीं उसको देखें। अगर नहीं तोड़ता है तो हो सकता है कि फिर से हम रिज्यूम करें ट्रेंड को और ऊपर की तरफ जाएं। लेकिन जिस तरह से जो भी सीन दिख रही है, और मार्च का महीना जो है जस्ट ऑन द एनुअल है, आज लास्ट डेट है ऑफ द मंथ, और मार्च में आप देखें कि बहुत लिक्विडिटी एक इशू होता है। और ये जो मार्केट है वो लिक्विडिटी ड्रिवन था काफ़ी, क्योंकि लोगों को टैक्स ऑब्लिगेशंस हैं, सेविंग्स की काफ़ी ऑब्लिगेशंस रहती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर ऐसा लगता है कि शायद जो है मार्केट पे एक प्रेशर आने वाले कुछ हफ्तों के लिए शायद रह सकता है। और उस लिहाज से अगर मार्केट कहीं भी खसकता है 21,850 के नीचे तो एक बड़ी मंदी आ सकती है।
21,850 के नीचे अगर बाजार फिसलता है मजबूती के साथ तो फिर दबाव जो है वो बाजार में गहरा सकता है। इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। आज 21,860 तक निफ्टी गया था, वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला है। तो ये देखना होगा कि अब इन स्तरों को निफ्टी होल्ड कर पाता है या नहीं। चलिए आज के पहले दर्शक से बातचीत करते हैं। हमारे साथ बड़ी संख्या में जो है दर्शकों ने प्रश्न भेजे हैं और पहले दर्शक संजीव जी हैं। संजीव जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते संजीव जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, दिल्ली से। दिल्ली से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। जी बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर, मैंने एनएचपीसी के 600 शेयर लिए हैं 92 पे पर लिया था सर। मैंने 103 पे, पर उसको एवरेज करते करते मैं 92 पे ले आया हूँ। 92 पे ले आए हैं, तो अच्छा सर ठीक है। इसको मैं होल्ड तो सर 2 साल 2.5 साल कर सकता हूँ। हम्म, चलिए अच्छी बात है कि 2-2.5 साल का नज़रिया आपका है। हालांकि पिटाई इस शेयर की हुई है थोड़ी सी पिछले कुछ दिनों के अंदर, और हमने देखा ये काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर भी गया था, 113 115 तक जाता हुआ शेयर दिखाई दिया, और उसके बाद से अब थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। आज थोड़ी सी रिकवरी है, 0.25% के आसपास की 88-75 का स्तर देखने को मिल रहा है। सर आपकी राय जानना चाहेंगे एनएचपीसी को लेकर के। काफ़ी सारे सवाल हैं, हर रोज़ बड़ी संख्या में सवाल आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 100 के ऊपर फंसे हुए हैं। इन्होंने अपनी एवरेज करके 91-92 पर लेकर के आ गए हैं। इनको अभी भी 3-4 रुपये का नुकसान हो रहा है। अच्छी बात यह है कि नज़रिया इनका लंबा है, 1-2 साल 2 साल 2.5 साल का नज़रिया है। आपकी सलाह क्या रहेगी एनएचपीसी पर? देखिए, अगर नज़रिया इनका लंबा है तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सब्सटैंशियल और करेक्शन हो जाए 15% के आसपास तो और ऐड कर लें इसको, क्योंकि कंपनी की जो विस्तार की योजनाएं हैं आने वाले टाइम पे, बहुत बड़ी विस्तार की योजनाएं, जितनी एसेट इनके पास है, तकरीबन आज के दिन में जो 22,000 करोड़ की एसेट है वो उससे दोगुनी हो जाएगी ऐसा लग रहा है। ऐसा जो कंपनी का की बैलेंस शीट को देख के लग रहा है कि इतनी बड़ा जो है केपेक्स के लिए लाइंड अप है। मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि रिन्यूएबल्स में गवर्नमेंट का फोकस काफ़ी ज़्यादा है, और आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में भी अगर जो ईएसजी फंड हैं वो जो भी रिन्यूएबल कंपनियां हैं उस पर ज़्यादा आएंगे, तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से काफ़ी वेल पोजिशन्ड है कंपनी। और सब्सटैंशियल करेक्शन में और ऐड करें, घबराए नहीं, बैठे रहें, अभी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। लंबी अवधि का नज़रिया है, और ऐड कर सकते हैं, घबराए नहीं। कंपनी अच्छी है, और ख़ासतौर से ऊर्जा क्षेत्र में डिमांड कंजम्पशन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए फ़िलहाल बने रहने की ही सलाह है। हाँ, छोटी अवधि का नज़रिया नहीं होना चाहिए। चलिए इस बीच विवेक सक्सेना महादेव जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कि सुस्वागतम सुस्वागतम विपुल सर, हर हर महादेव। आपका कार्यक्रम जब तक नहीं देखते हैं तब तक दिन अधूरा सा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, और नियमित रूप से आप कार्यक्रम देखते रहिए, बने रहिए मनी 9 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस टिप्पणी के लिए। इब्राहिम जी की टिप्पणी आई है, प्रश्न आया है। इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि ईकेआई के शेयर इन्होंने लिए रखे हैं सर 420 के भाव पर, और ये जानना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का नज़रिया है इनका, और क्या अभी इसमें बना रहना चाहिए। कह रहे हैं आज मेरा सवाल अवश्य ले लीजिए। तो आपका सवाल इब्राहिम साहब ले लिया गया है। ईकेआई सर आपको मिल रहा है क्या सर? मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, EKI एनर्जी करके है जी स्टॉक, और आप देखें BSE में ये लिस्टिंग है किसकी, जी जी। BSE में है स्टॉक ये। अच्छा ईकेआई एनर्जी, तो जी जी सर हाँ, बताइए सर। BSE में है। BSE का जो कोड है 5432। हाँ मिल गया सर। 397 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, हाँ और हाँ इन्होंने खरीदा हुआ है थोड़ा सा महंगा 420 के आसपास। लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका। अभी 1.5% के आसपास की आज मजबूती देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में करीब 1% के आसपास की का दबाव देखने को मिला है। परफॉर्म उस तरीके से नहीं किया। एनर्जी शब्द लगा हुआ है। हमने देखा बाकी शेयरों में जिस तरीके की रैली रही है, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा हुआ जेपी पावर तक में काफ़ी अच्छा मूव रहा। ईकेआई एनर्जी नहीं चला। आपकी राय क्या रहेगी सर? देखिए, आप अगर बिजनेस समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये कंसल्टेंसी करते हैं, जो कि कह लें कि नई तरह से, जो भी अभी रिन्यूएबल्स की हम बात कर रहे थे जी उसी सेगमेंट में है, और उसमें कंसल्टेंसी करते हैं। किसी को सोलर विंड तरह की एनर्जी लगानी है या उसका प्लांट लगाना है तो उसमें कंसल्टेंसी करते हैं। और कंसल्टेंसी के जो बिजनेसेस होते हैं उसमें डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर बुक कैसे आते हैं, कब आएंगे, कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। लास्ट के 2 साल के अगर नतीजे देखेंगे तो काफ़ी अच्छे रहे हैं नतीजे, लेकिन TTM बेसिस पे अगर आप देखें तो लगातार चौथा क्वार्टर जो कि कंपनी ने ऑपरेशनल लॉसेस किए हैं। टॉप लाइन भी काफ़ी कम हो गई है कंपनी की।
तो मुझे लगता है कि आपको कंसल्टेंसी से ज़्यादा, क्योंकि कंसल्टेंसी में अगर आप रिस्क रेटिंग के लिहाज से भी अगर देखते हैं तो कंसल्टेंसी को बहुत कम रेटिंग दी जाती है, जी क्योंकि कंसल्टेंसी में कैश फ्लोज जो है वो आपको अंदाजा लगाना इज़ वेरी डिफिकल्ट कि कब रहेगा नहीं रहेगा। मुझे लगता है उससे ज़्यादा कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एनएचपीसी की बात की, आप उस तरह की कंपनियां जो कि एनर्जी में हैं, वो उस तरह के जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं या सोलर पैनल बनाती हुई कंपनियां, वहां पर अगर निवेश करेंगे तो आई थिंक वो बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। इस कंपनी में चूंकि अर्निंग वोलेटिलिटी है तो आपको मोस्टली अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए, ये फिलहाल सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई इब्राहिम साहब। इस बीच प्रवेश जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल भाई, साउथ इंडियन बैंक के 200 शेयर हैं 32 रुपये 65 पैसे की प्राइस पर, मैं 5 साल तक रखना है, अच्छा साबित होगा क्या ये बैंक, ये जानना चाह रहे हैं कि 5 साल में क्या अच्छा रिटर्न देगा। सर इसका राइट इशू आ रहे हैं और 22 रुपये के भाव पर राइट इशू आ रहा है, और इसके चलते कल हमने थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर आते हुए देखा था कंपनी के शेयर में। अभी ये जो है 31 रुपये 65 पैसे पे चल रहा है। 5 साल का इनका नज़रिया है, क्या सलाह रहेगी आपकी, और क्या जो लोग के पास शेयर ये हैं क्या उन्हें राइट इशू के लिए अप्लाई करना चाहिए? देखिए, ऐसा तो मतलब देख के लग रहा है कि कंपनी के नंबर्स ठीक हैं, और आने वाले टाइम पे जिस तरह से राइट इशू आएगा तो राइट इशू के जो पैसे आएंगे कंपनी के पास, उससे वो फर्दर कैपिटल बिल्ड कर कर अपने बिजनेस को बढ़ाने में, लोन ग्रोथ में यूज करेंगे उसको। तो और बहुत महंगा भी नहीं है स्टॉक, अगर आप देखें तो बुक वैल्यू से काफ़ी महंगा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास है, होल्ड करें। निचले स्तरों पर अगर कोई भी करेक्शन मार्केट में सच हो, तो वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद दिखती है। जी चलिए, इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक अमित जुड़ चुके हैं। अमित जी नमस्कार। अमित जी नमस्ते विपुल नमस्कार। जी। नमस्ते विपुल जी। नमस्ते अमित जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, पहले तो बताइए सर आप। बढ़िया विपुल जी, मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ। अच्छा, पौड़ी गढ़वाल से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी जगह है सर। और जब भी वहाँ जाना हुआ है मेरा तो बहुत ही आनंदमय मौसम रहता है, बहुत खूबसूरत, और प्रकृति के काफ़ी नज़दीक आप रह रहे हैं। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर? जी विपुल जी, मेरे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 1000 शेयर्स हैं, 71.1 पे लिए हुए। 71.1, मैं और क्या हाँ नज़रिया क्या जी, है आपका? नजरिया मेरा है 1.5 से 2 साल का। 1.5 से 2 साल और का। मैं ये चाह रहा था, क्योंकि मुझे बैंक पे भरोसा है, तो मैं चाह रहा था कि इस पे अगर एवरेजिंग करी जाए तो किस लेवल पे करी जाए। ठीक, महत्वपूर्ण सवाल है आपका। 71 पे लिया है, 62 पे आ गया है, आज 2 सवा 2% ऊपर है। सर इनका भी नज़रिया जो है 1 से 2 साल का है, बैंक पर इनको भरोसा है, एवरेजिंग करना चाह रहे हैं क्योंकि इनके भाव से 10 रुपये नीचे आ गया है। अगर एवरेजिंग करनी हो किस रेट पे की जानी चाहिए, ये आपसे समझना चाह रहे हैं। पहली चीज, आपको एवरेज हम हमेशा उस कंपनियों को करने को बोलते हैं जहां पर अपॉर्चुनिटी साइज वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से ठीक दिखता हो। अ, अगर आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे सरकारी बैंक में अगर है, तो अगर करंट वैल्यूएशन देखें तो ऑलमोस्ट मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू ट्रेड हो रहा है। वहीं पर अगर हम देखें, दूसरी एक बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि 203 रुपए के बुक वैल्यू है और करंट मार्केट प्राइस 262 रुपए है। तो डिफरेंस बिटवीन दी जो है प्राइस टू बुक काफी कम है कंपेयर टू द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक कुछ छोटे मझोले जितने भी बैंक थे अभी इन दिनों बहुत तेज से बढ़े थे, आईओबी की बात कर ले, सेंट्रल बैंक की बात कर ले, लेकिन वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव में सपोर्टिव नहीं दिखता है कि आपको मैं एवरेज करने की सलाह दूं। तो मुझे लगता है कि आपको होल्ड करें, कभी भी भाव आए तो निकलें। अगर आपको एवरेज करना देखते हैं कि एवरेज करके या फिर कहीं दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी खोजती है दिखती हो, तो मुझे लगता है कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा देखना चाहिए, या फिर अगर आप देखें फॉर दैट मैटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अगर आपको किसी भी करेक्शन में मिलता है तो वहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं अमित जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस बीच रितेश पाटीदार जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल जी और संतोष सर को मेरा नमस्कार। मेरे पास जुपिटर वैगन के 65 शेयर हैं और 419 रुपये पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। थोड़ा महंगा खरीदा सर आपने, और अब ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। अभी अगर हम देखें जुपिटर वैगन पे तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 365 366 के आसपास से शेयर ट्रेड करता हुआ। काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर भी देखने को मिला था जब सारे रेलवे शेयर चल रहे थे सर, और अच्छे रिटर्न भी यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए। लेकिन इन्होंने काफ़ी पीक पर ख़रीदा जा करके, 419 रुपये की इनकी खरीद है। इनके लिए क्या सलाह रहेगी, अभी क्या होल्ड करें या फिर नुकसान बुक करें, एवरेज करें, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए?
देखिए, अगर अपॉर्चुनिटी साइज पूरे सेक्टर की बात की जाए, चूंकि वोगन बनाती है कंपनी, और तीन कंपनियां बेसिकली हैं जो कि वोगन बनाती हैं, लिस्टेड हैं, जिसमें कि टेक्समैको रेल, टीटागढ़ वैगन और जुपिटर वैगन है। ये तीनों कंपनियां बनाती हैं। उनके पास ऑर्डर बुक काफ़ी हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन रेलवे ने काफ़ी बड़े ऑर्डर्स दे रखे हैं। इवन जो है प्राइवेट में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां जो कि कमोडिटी में डील करती हैं, उनके उनका भी काफ़ी बड़ा, क्योंकि केपेक्स धीरे धीरे चल रहा है। मैं स्टील कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें उनका भी ऑर्डर इनके पास है। तो मुझे लगता है कि सेक्टर एज ए होल जो है वो ठीक करेगा। बट लेकिन अगेन, आपने वैल्यूएशन के काफी ऊपरी स्तर पर लिया है। मुझे लगता है कि वो गलती इनसे हुई है। सब्सटेंशियल करेक्शन, 300 रुपए के नीचे अगर जाए तब आप कहीं थोड़ा एवरेज करें, ताकि जो है आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ बाय जो है वो कम हो सकता है। हम्म, तो रितेश जी, 300 के नीचे अगर ये जाता है तो वहाँ पर आप एवरेजिंग कर लीजिए, ताकि जो है आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी उससे, और बने रहिए यहाँ पर लंबी अवधि के लिए। चलिए, अजय जैन जी का भी यूट्यूब पे प्रश्न आया है। इसके साथ साथ हरवीर सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। हरवीर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार हरवीर जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ। अमृतसर से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर मेरे पास रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया का है, 200 शेयर है। कितने शेयर हैं सर? 200। 200 शेयर किस भाव पे लिए? 175 पे लिए थे, 1.5 साल 2 साल पहले। 1.5 साल 2 साल पहले, तो 2 साल तक इसी शेयर में आप बने रहे, ये बड़ी बात है। क्योंकि बाजार तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आपके शेयर ने जी रिटर्न बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। तो समय समय जी पर अपने पोर्टफोलियो पे समीक्षा भी करते रहनी चाहिए कि अगर कोई शेयर नहीं चल रहा है तो क्या कारण है, क्या वहाँ से निकल करके कहीं और दूसरी अपॉर्चुनिटी देखी जाए। क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे सेक्टर्स ने, बहुत सारे शेयरों ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है पिछले 1-2 साल के अंदर। चलिए खैर, अभी क्या जी करना जी। चाहिए हम पूछते हैं। सर, पिछले अगर 1 महीने की बात करें तो करीब 10% के आसपास का करेक्शन रहा है। 6 महीने में 15% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। कैसे देख रहे हैं सर आप रेस्टोरेंट ब्रांड को? 2 साल से होल्ड करके रखे हैं और अभी नुकसान नहीं है। देखिए, रेस्टोरेंट ब्रांड ऑफ एशिया जो है वो मास्टर फ्रेंचाइजी है इनका, बर्गर किंग का। सब हम सभी जानते हैं, बर्गर किंग बहुत ही, आप अगर किसी भी मॉल में जाओ तो देखोगे सबसे ज़्यादा लाइनें बर्गर के पास रहती हैं। बावजूद उसके कंपनी जो है वो कह लें कि नेट लॉस पे है। और मैं देख पा रहा हूँ कि मार्च 2021 से लेकर अभी तक के जो नतीजे हैं मेरे सामने, उसमें कंपनी बराबर नेट जो है लॉस पोस्ट की है। हालांकि ऑपरेशनल प्रॉफिट जरूर है कंपनी को, और ऑपरेशनल प्रॉफिट में ये जो क्वार्टर गया है इनका, लाइफ हाई ऑपरेशनल प्रॉफिट आई है। तो मुझे लगता है कि थोड़े से नंबर अपटिक हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा होल्ड करें। बट नॉट अ गुड कंपनी इन ऑपरेशनल लेवल। मुझे लगता है कि इसमें अगर आपको देखना है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ये सेक्टर है, अगर आपको इसी में देखना है तो देवयानी इंटरनेशनल है, जो कि महंगा है स्टॉक काफी। अभी नहीं, लेकिन निचले स्तरों पे देखना चाहिए। या जुबलेंट फूड, जो कि पिज्जा जिसका जो है, डोमिनोज पिज्जा जिसके हैं, ये दो कंपनियां मुझे अच्छी लगती हैं, बट नॉट एट दिस लेवल। थोड़ा सब्सटैंशियल करेक्शन होने दें, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी है, और उसमें भी दैट टू फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़े हुए हैं, जिसके कारण ये कंपनियां सारी पिट रही हैं अभी। लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर सब्सटैंशियल करेक्शन होता है तो यहाँ से शिफ्ट होकर इन दो कंपनियों में आपको नजर रखनी चाहिए। ठीक, चले इस बीच अजय जैन जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं, मैं अजय जैन दिल्ली से। विपुल सर, राम राम जी। आपका प्रोग्राम काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, बहुत मदद मिलती है। बाजार में निवेश किया हुआ है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट जीएमडीसी में इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। 100 शेयर ले रखे हैं 485 के भाव पर, और 1 साल तक रुक सकता हूँ। तो 1 साल का नज़रिया है, 485 पे लिए हुए हैं। इनकी खरीद से करीब करीब 100 रुपये नीचे, 393 का लेवल देखने को मिल रहा है, 393.50 का लेवल। 100 रुपये के नुकसान पे हैं सर। अभी क्या इनके लिए सलाह निकल करके आएगी? हालांकि जब तमाम सरकारी कंपनियों में रैली आई थी तो इसमें भी हमने देखा कि एक अच्छा अपसाइड देखने को मिला था, और पिछले 6 महीने में 58-59% का रिटर्न दिया है। लेकिन इनकी खरीद काफ़ी ऊपर की है। आपकी क्या सलाह रहेगी इनको? मेरी सलाह है कि आप जो है थोड़ा जो है थोड़ा सा बैकफुट पर रहें, और कंपनी के चूंकि स्टॉक प्राइस में अगर आप देखें विद इन ईयर काफ़ी बढ़ चुका है स्टॉक। 200 रुपये के ऊपर चलता था और वहाँ से 500 हुआ, और अभी जो है वो 388, 89, 90 के आसपास है। तो एक एक ह्यूज रनअप ऑलरेडी हो चुका है, और शायद जाकर ऊपर के भाव में फंसे हैं। कंपनी अच्छी है, और कंपनी में लेकिन अगर आप टीटीएम बेसिस पर देखेंगे तो थोड़ा मुनाफा जो है दिख रहा है कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम आया है इनको।
तो जिसके कारण कि हमने इसमें रुझान नीचे की तरफ देख रहे हैं। मैं थोड़ा अवॉइड करना चाहूँगा आपको एवरेज करने के लिए, बोलने के लिए सब्सटैंशियल करेक्शन जब तक नहीं होता है न करें। अगर आपको एवरेज ही करना है, 300 के नीचे जाकर मिलता है तब एवरेज करें। जी। चलिए, इस बीच जेएल जैन साहब की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं गरीबों का मसीहा चैनल। धन्यवाद सर, आप लोग जो है जो भी नाम देना चाहें आप लोग दे सकते हैं, दर्शक हैं आप। लेकिन इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं। सर, इरेडा पे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। अभी एक हमारे दर्शक है, उन्होंने कहा कि उन्होंने 151 के भाव पर ले रखे हैं। एक कह रहे हैं कि मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ इरेडा। तो एक ही प्रश्न के माध्यम से मैं चाहूँगा कि सभी जो दर्शक हैं जो इरेडा पे सवाल पूछ रहे हैं और रोज़ पूछ रहे हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। ये हमारे प्रशांत जी हैं, प्रशांत जी ने ले रखा है 151 के भाव पर। आपकी सलाह क्या रहेगी सर इस समय इरेडा को लेकर के? काफ़ी लोग फंसे हुए हैं इसमें। देखिए, बराबर जब भी हम आपके चैनल पर आए हैं और इरेडा के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो हम एक ही चीज़ आपसे बराबर कहते रहे हैं, जो अभी भी कह रहे हैं कि कंपनी अच्छी कंपनी है, बट लेकिन वैल्यूएशन अगेन काफ़ी जो है बढ़ा हुआ वैल्यूएशन है। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास है तो जल्दी से जल्दी जब कभी भी बढ़ता है, क्योंकि अर्निंग सपोर्ट करने में काफ़ी समय लगेगा इसको, और उसके लिए एक हाइबरनेशन पीरियड होगा जिसमें कि कंपनी में निचले स्तर देख सकते हैं या फिर साइडवेज कंसोलिडेशन होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ही एक्सूबरेंटली हाई थे। और लेकिन इवन देन 200 रुपये के ऊपर चला गया था स्टॉक। लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मार्केट जब कभी भी बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बढ़ती हैं, लेकिन आपको हमेशा वैल्यूएशन देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं जहां पर हमें इन्वेस्ट करना है। और अपॉर्चुनिटी साइज जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बाद भी देखना चाहिए कि क्या है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको एक लार्जली अवॉइड करें जब तक कि सब्सटैंशियल करेक्शन नहीं होता है इसके अंदर। इस बीच स्वप्ना रेड्डी जी कह रही हैं, गुड आफ्टरनून विपुल जी, वेरी गुड आफ्टरनून स्वप्ना जी, कैसी हैं आप? और कह रही हैं कि आरवीएनएल में क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? रेलवे शेयरों में सर बड़े फैंसी रहे, लोगों के पैसे बने भी, बहुत लोग ऊपरी स्तरों में फंसे भी हैं। अभी क्या करना चाहिए? क्योंकि 2-3 दिनों के अंदर पिछले जो है काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पर आ चुका है। करीब एक महीने में 18% के आसपास का करेक्शन आरवीएनएल में देखने को मिला है। क्या फ्रेश एंट्री के लिए इतना कलेक्शन काफ़ी है, या आपको और नीचे जाना, आपको लगता है कि और नीचे अभी जाए उसके बाद फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए आरवीएनएल हो, आईआरएफसी हो, इन सभी शेयरों को लेकर के? खासतौर से स्वप्ना जी का सवाल आरवीएनएल पर है। देखिए, आरबीएनएल की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि रेलवे में जिस तरह से विकास हो रहे हैं, और उस विकास का जो है जो कि कौशी रूप से जिसको फायदा होगा वो रेल विकास निगम लिमिटेड है। कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होंगे इनके थ्रू होंगे, तो इस कंपनी को लाभ उसका मिलेगा। और कंपनी में हमने देखा कि काफ़ी बढ़त आई थी। लेकिन अगर आपको लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर 10 से 15% लें, और वेट करने की सब्सटैंशियल थोड़ा और करेक्शन होगा, ताकि आपको और वैल्यू सस्ते वैल्यूएशन में मिले। और अपॉर्चुनिटी साइज गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे के काफ़ी जो है डेवलप होने बाकी हैं अभी भी। तो अपॉर्चुनिटी साइज अच्छी है, वैल्यूएशन थोड़े से बढ़े हुए हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि 10 से 15% लें, और निचले स्तरों पर आपको और आना चाहिए। जी। चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल कर आ रही है स्वप्ना जी आपके लिए। और इस बीच सूरज कुमार जी का प्रश्न है एनएलसी इंडिया को लेकर के। सर, ये जितने भी दर्शक हैं, और 2-4 दिन से 5 दिन से जब से करेक्शन शुरू हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि सरकारी कंपनियों में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर में पीएसयू कंपनियों में एकदम से हुआ क्या। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ओवरऑल पीएसयू पे? आपकी राय क्या है सर? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या अभी होल्ड करे रहें, बने रहें, नीचे आने का इंतज़ार करें, नीचे आके एवरेज करें, या फिर एक बार के लॉस बुक कर लें? अब इनका सवाल एनएलसी इंडिया पर है। 200 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 249 की इनकी खरीद है। कह रहे हैं कि अभी होल्ड करें या फिर बेच दें, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो आपको ये कहूंगा कि जैसा कि आपने बोला कि पूरे पीएसयू सेक्टर पे, तो आपको वन साइड डजंट फिट ऑल। तो आपको पहले कंपनी वाइज देखनी है, अपॉर्चुनिटी साइज देखनी है, वैल्यूएशंस देखने हैं कि ये तीनों चीजें अगर मिलती हैं मेरे को अच्छी दाम पे तो लेना है। जहां तक एनएलसी इंडिया की बात है, तो ये देखिए लिग्नाइट जो है कोयला एक तो संसाधन है जिससे कि हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद लिग्नाइट जो होता है उससे होती है, लेकिन लिग्नाइट में जो एनर्जी का कंटेंट होता है वो कोयले से काफी कम होता है, और ये थोड़ा पोल्यूशन भी होता है इसमें। इन दिनों काफी बड़ा जो है अपमूव आया था। टेक्निकली अगर आप देखें 217 215 रुपये काफी इंपॉर्टेंट होंगे, और यहाँ पर एक बेरिश फॉर्मेशन बना है। अगर उसके नीचे जाता है तो अब काफी दिक्कत होगी। वैल्यूएशन भी बढ़े हुए हैं थोड़े से।
जो है, तो मुझे लगता है कि इसको लार्जली एक बार अवॉइड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर आपको देखना है तो निचले स्तरों पर कोल इंडिया देख सकते हैं, जहाँ पर की अपॉर्चुनिटी लगता है कि काफ़ी बड़ी होगी। हम्म। तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई आपके लिए। इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं और बुद्धदेव मंडल साहब का सवाल आया है। कह रहे हैं कि मैं कोलकाता से हूँ, जो बहुत अच्छी बात है सर, कोलकाता से आप हैं, और कह रहे हैं कि इन्होंने हुडको के शेयर ले रखे हैं 1500 शेयर, और कह रहे हैं 205 का प्राइस में लिया हुआ है, अब क्या करना है। हुडको पे अगर नजर डालें, इसमें भी एक अच्छी रैली देखने को मिली थी और आज आधे % के आसपास की मजबूती है हुडको में। 192.50 का लेवल देखने को मिल रहा है, नुकसान में है थोड़े से ये। सर क्या सलाह रहेगी हुडको के अंदर? इन्होंने लिया हुआ है 205 पे, 192 का भाव है, तो करीब 12-13 रुपये का नुकसान इनको पर शेयर हो रहा है। हुडको पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, हुडको में भी अगेन एट द सेम टाइम काफ़ी अच्छा गेन आया हुआ है, और जिस तरह से हाउसिंग डेवलपमेंट पर सरकार की मंशा है, और इस बजट में उन्होंने जो बताया कि हमने जो है मिडिल क्लास को घर देना है, इस बार जब बजट आएगा फुल फ्लेजेडली, मतलब गवर्नमेंट जब आती है तो उसमें उन्होंने इंटेंट दिया कि हमने घर देना है, और जब अगर मिडिल क्लास को घर देंगे तो लोन भी होगा। और इन दिनों हमने देखा है कि पर्सनल लोन कैटेगरी में, होम लोन में काफ़ी अच्छी बढ़त रही है। हाँ, ये बेहतर कंपनी है कि नहीं, मुझे लगता है कि डाउट है उसमें, क्योंकि इससे बेहतर कंपनियां मेरे सामने हैं, जहां पर कि मैं कहूंगा कि सलाह दूंगा, जैसे कैनफिन होम है, काफी अच्छा है। इवन फॉर दैट मैटर LIC हाउसिंग फाइनेंस है, वो भी काफी है, मतलब अभी तो सबसे बड़ी कंपनी हो गई वो। तो वो ये दो कंपनियां देख सकते हैं। ये मुझे थोड़ा सा कम दिखता है कि कंपेरेटिव टू द अदर कंपनीज, इस कंपनी में उतनी अपॉर्चुनिटी साइज मुझे थोड़ी कम दिखती है। जी, तो ये फिलहाल राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, सागर जी, कोलकाता से हैं, और उन्होंने फ़ोन करके कहा कि वो प्रश्न तो पूछना चाहते हैं, लेकिन वो बंगाली में बोलेंगे और हिंदी जो है उनको जो है बोलनी नहीं आती। कोई बात नहीं सर, आप बंगाली में पूछ लेते प्रश्न, लेकिन ठीक है, आपने चूँकि फ़ोन लाइन पे नहीं आए हैं, आपका प्रश्न हमने नोट किया है, स्क्रीन पर लेकर के आइए। इनका प्रश्न क्या है? सेल के ऊपर आप इनका चाहें तो प्रश्न है। विपुल जी उनको कह दें कि बंगाली में भी मैं तो समझ जाऊंगा, अगर वो कहेंगे तो मैं उसको ट्रांसलेट तो कर सकता सागर जी हूँ। को अगर संभव हो तो एक बार के लिए फ़ोन लाइन पे ट्राई कीजिए और इनका प्रश्न लेते हैं। और चूंकि संतोष जी भी इस समय कोलकाता पश्चिम बंगाल में ही हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से समझ भी जाएंगे और उनको उत्तर भी दे देंगे। तो अगर संभव हो तो उनको एक बार बुला लीजिए। और फिलहाल इनका सवाल डिस्कशन में ले आते हैं। सेल के ऊपर इनका प्रश्न है, और 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 124 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। एक और सरकारी कंपनी जिस पर सवाल आया हुआ है, सारे सवाल मुझे लग रहा है कि सरकारी कंपनियों पर ही लोग पूछ रहे हैं। 123.50 रुपये का भाव है, तो ब्रेक इवन पे ही है, नुकसान ज़्यादा नहीं है, 50 पैसे नीचे इनकी खरीद से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नज़रिया इन्होंने हमें बताया नहीं, सागर साहब ने, अब बात होती तो शायद उनको 2 से 3 महीने का नज़रिया, अच्छा शायद बताया गया है हमारी टीम को, 2 से 3 महीने का नज़रिया है। इसके लिए टारगेट और स्टॉप लॉस ये जानना चाह रहे हैं। सेल कैसा लग रहा है सर? क्योंकि नज़रिया इनका बहुत छोटा है, 2 से 3 महीने का ही है, तो इनके लिए क्या स्टॉप लॉस और टारगेट होंगे? देखिए, बहुत छोटा नज़रिया इन्होंने बताया है, और मुझे लग रहा है कि अगर इसमें एक देखें कि 120 रुपए के नीचे अगर ये जाता है तो आपने स्टॉप लॉस लगाना है, दैट टू ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर 3-3:30 बजे, 3 से 3:30 के बीच में 120 के नीचे रहता है तो आपने बेच देना है स्टॉक को। चूंकि बहुत ही शॉर्ट टर्म नज़रिया है, तो फंडामेंटल इसमें बात करके कुछ नहीं होगा। हमने देखना है कि टेक्निकली किस तरह से है। तो टेक्निकली में दिख रहा है कि 120 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, अगर उसके नीचे जाता है तो आपको निकल जाना चाहिए। ठीक, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई यहाँ पर आपके लिए सागर साहब। और इस बीच 625 से ज़्यादा दर्शक लाइव हमारे साथ इस समय सिर्फ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। फेसबुक और ऐप के दर्शक इसमें शामिल नहीं हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग नियमित जो है बड़ी संख्या में हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। और आप सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें, ताकि मनी 9 के परिवार को और बढ़ाने में हमें और मदद मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये कार्यक्रम पहुंच सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कार्यक्रम में बने रहने के लिए। इस बीच विद्यार्थी जी का प्रश्न आया है, मनीष उपाध्याय जी के नाम से इनका नाम है। NHPC पे सवाल है, 94 रुपये के भाव पे लिया हुआ है। सर, इस कार्यक्रम के समाप्ति के बाद पहला प्रश्न ही शायद आज NHPC पे था, तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा बहुत डिटेल में। इस पर डिस्कशन में हमने चर्चा में लेकर के आए हैं।
शुभम सिंह जी का प्रश्न है और इनका प्रश्न आया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर। करें राधे राधे सर, आपके शो से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इन्वेस्ट करने में। सर मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैं 250 शेयर 59 रुपये के रेट पर लिए हुए हैं, मैं होल्ड कर सकता हूं 1 साल तक, प्लीज़ सर कुछ एडवाइस दीजिए। चलिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी। साउथ इंडियन बैंक पे चर्चा हो गई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे चर्चा हो गई और अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे बातचीत कर लेते हैं। अभी अगर हम देखें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भाव तो 59 रुपये 25 पैसे का भाव है, 2.25% की मजबूती आज माफ़ कीजिएगा देखने को मिल रही बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। हाँ सर, क्या करना चाहिए इन्हें? इन्होंने जो इनकी जो खरीदारी है वो 250 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 59 के भाव पे, तो ब्रेक इवन पर ही हैं, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगेन इसमें आपको टैक्टिकल प्ले करना पड़ेगा, और टैक्टिकल इन द सेंस की प्राइस को जो है मुझे लगता है कि 55 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर उसके नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस को ट्रिगर होने दें, जाने दें, क्योंकि करेक्टिव मोड में ऑलरेडी चल रहा है स्टॉक। ऊपरी स्तर से इसमें गिरावट देखी गई है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैल्यूएशन अगर आप देखें जी तो इट इज़ ऑलमोस्ट जो है 2.5 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू कंपनी के स्टॉक प्राइस ट्रेड हो रहे हैं। और वहीं पर जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि बैंक ऑफ बड़ौदा कह लें, स्टेट बैंक कह लें, तो ये काफ़ी रिजनेबली वैल्यूड हैं आज के दिन में भी। तो अपॉर्चुनिटी साइज, क्योंकि अगर ग्रोथ आएगी तो इन सारे बैंकों में आएगी, जो बड़े बैंक हैं वो बड़ा पाई लेके जाते हैं, तो ग्रोथ वहां पर ज़्यादा आएगी, और वैल्यूएशन के लिहाज से वो सस्ते भी हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अगर इस बैंक में तो ट्रिगर होता है तो ट्रिगर होने दें, और उन बैंकों की तरफ नजर रखें और धीरे धीरे निवेश करें, थोड़े थोड़े जो है हर गिरावट पे लें। जी, चलिए, तो ये उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक और बैंकिंग पे सवाल है सर रामवीर राठौर साहब का। करें नमस्कार श्रीमान जी, डीसीबी बैंक के 250 शेयर लिए हुए हैं, एवरेज प्राइस है 150 रुपये, 6 महीने तक एवरेज से 6 महीने तक होल्ड करें या फिर निकल जाएं, बताइए क्या यहाँ पे रणनीति होनी चाहिए। चलिए ठीक है, डीसीबी सर एक के ऊपर इन्होंने 150 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं डीसीबी के, और अभी अगर हम देखें डीसीबी के जो भाव देखने को मिल रहा है वो 129 रुपये 30 पैसे के आसपास चल रहा है, और इनकी खरीद का जो भाव है वो 150 रुपये के आसपास है। तो अभी क्या करना चाहिए सर डीसीबी पे? देखिए, ऐसे अगर प्राइमा फेसाई देखेंगे तो मतलब लग रहा है कि काफ़ी वैल्यू है। मैंने बहुत डिटेल में नहीं देखा फंडामेंटली, लेकिन एक बहुत पेक्यूलियर चीज़ देखने को मिल रही है कि कंपनी में लास्ट के 3 क्वार्टर में जो इनकी नेट प्रॉफिट आई है वो 127 करोड़ रुपए हर क्वार्टर इन्होंने लास्ट के 3 क्वार्टर में प्रॉफिट दिया है। कैसे मैनेज किया? क्योंकि ऑपरेशनल प्रॉफिट उस तरह से बराबर नहीं है, लेकिन बॉटम लाइन कंपनी ने शायद ऐसा लग रहा है मार्केट को कि मैनेज किया हुआ है, क्योंकि एक ही नेट प्रॉफिट को लगातार 3 क्वार्टर में सेम नंबर्स कंपनी ने रिपीट किए हैं। अब ये कैसे संभव हो पाया है, आई थिंक, और नंबर आने के बाद अगर आप देखें 160 रुपए के ऊपर का भाव था, अभी 130 के आसपास आ चुका है ऑलरेडी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ संदेहात्मक स्थिति है। वैल्यूएशन वाइज काफी चीप लग रहा है बैंक, क्योंकि अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड हो रहा है। लेकिन कभी कभी सब बहुत सस्ती मिलती हुई चीज को बहुत संभल कर देखना चाहिए, क्योंकि क्या इसमें कुछ तो नहीं है जिसको कि हम नहीं समझ रहे हैं। और मैं उतना डिटेल में नहीं देखा हूँ अभी। मुझे टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल कम बैक कि क्या है इसमें। बट थोड़ा सा डिस्टर्बिंग चीज दिख रही है, इसीलिए अवॉइड करने की सलाह होगी। ठीक, ये राय निकल करके आती हुई इस बीच विकास राज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विकास जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विकास जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। अच्छा, बिहार से बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं बिहार में आजकल? सर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। चलिए, बहुत मैंने सर आपसे पहले भी बात की थी एक बार। तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है क्या आपका? हाँ सर, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न है सर आपका आज? सर मैंने एनबीसीसी के शेयर्स लिए थे सर 91 रुपए पे, तो ये सर जब अपने पीक पे था तो मैं इसे सेल नहीं कर पाया था, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का व्यू था। तो अब ये 20-25% नीचे आ गया, तो अब इस पे चाहिए कुछ, क्या करें? वैसे आपका व्यू क्या है, मतलब कितने समय तक क्या सोच के लिया? मैं तो इसको लंबे सर टाइम के लिए रख सकता हूँ, 3-4 साल तक तो 3-4 साल तक अगर होल्ड कर सकते हैं तो फिर घबराने की क्या आवश्यकता है। चलिए खैर, पूछते हैं यहाँ पर कि होल्ड करना चाहिए कि नहीं। 500 शेयर आपने लिए हुए 91 के भाव पे, अभी भी आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, लेकिन हाँ, जो भाव इसके कुछ दिन पहले थे वो भाव अब देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो उसका हो सकता है आपको थोड़ी सी निराशा हो रही हो। सर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइस करेक्शन देखने को मिला थोड़ा सा, उसकी वजह से थोड़े से घबराए हुए हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी एनबीसीसी को लेकर के?
देखिए, एनबीसीसी में मुझे जो इशू दिखता है वो है कि कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल बहुत ही थिन है, बहुत ही पतला है। अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% की है, जो कि कुछ सालों पहले 6-7% हुआ करती थी और धीरे धीरे कम हुई है। कोविड के बाद डेफिनेटली थोड़ा सा रिकवर हुआ है, लेकिन मार्जिन प्रोफाइलिंग जो है वो काफ़ी खराब है। और उस लिहाज से जब कभी मार्जिन कम होती है किसी भी बिजनेस में, तो उसको कभी भी कोई भी इकोनॉमिक जो है डाउन ट्रेंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एट द सेम टाइम चूंकि कंस्ट्रक्शन में कंपनी है, अगर आपको देखना चाहिए तो बड़ी कंपनी एल को देखें, 14% से ऊपर की मार्जिन है, वहां दिखना चाहिए। मैं इस कंपनी से उतना आश्वस्त नहीं हूँ कि इस कंपनी में निवेश करके बहुत कुछ बनाया जा सकता है पैसे। हाँ, जब सस्ता था तब डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी दिखती थी, लेकिन इन प्राइस पे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो मुझे मेरा ख्याल है कि प्राइस जब कभी भी आ जाए आपको निकलने की सलाह होगी। जब भी भाव आपके भाव पे आ जाए, आपके भाव पे तो खैर आप तो मुनाफे में ही हैं, खैर जो आपने पीक देखा है अगर उसकी तरफ दोबारा बढ़ता है शेयर तो फिर आप एग्जिट कर लीजिए, ये आपके लिए सलाह। एक और दर्शक हैं सर, एनबीसीसी पर ही उनका सवाल था, उनका ये कहना था, उन्होंने 104 पे शायद लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि चुनाव तक ये शेयर कहाँ जाएगा। तो चुनाव में तो वक्त ही नहीं बचा है सर, तो अब इतनी जल्दी इतने छोटे समय में प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पूछ लेते हैं संतोष जी साहब का सवाल। संतोष सर। देखिए, चुनाव तक का जो इन्होंने रखा है, क्योंकि ऐसा माना जाता था पहले पहले के टाइम पे कि जब चुनाव आते हैं तो सरकार जो है वो काफी खर्च करती है कंस्ट्रक्शन के लिए, घरों को बनाने के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी करती है। लेकिन जब से ये करंट गवर्नमेंट आई है, ये सारी चीजें जो है हम लोग जो जब भी एनालिसिस करते हैं इसको पहले देखते थे, लेकिन अब जो है ये चीजें नहीं दिखती हैं। तो मुझे लगता है कि उस लेंस से अब देखना जो है अच्छा नहीं होगा। अपने को बिजनेस देखना है, बिजनेस किस तरह से कर रहा है, और वो बिजनेस में चूंकि मार्जिन जैसा मैं बताया कि थिन है, तो उस लिहाज से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए इस कंपनी से। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए इस कंपनी से, ये राय निकल करके आती हुई। रजनी जी का प्रश्न ले लेते हैं, डीसीडब्ल्यू के ऊपर सर इनका प्रश्न आया हुआ है और डीसीडब्ल्यू के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 200 शेयर इनके पास हैं, 69 रुपये के भाव पर। करें लॉस में हूँ, 2 साल तक वेट कर सकते हैं, 2 साल होल्ड कर सकती हैं। अभी लॉस में है, 69 पे लिए, 57 का भाव है, 10-12 रुपये पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? देखिए, मेरी तरफ से तो ये क्या है कि केमिकल सेक्टर और उसमें भी सोडा एस मतलब कॉस्टिक सोडा जैसी चीजें बनाती है कंपनी, और उसमें प्राइस जो है काफी बड़ा जो है एक रोल प्ले करता है, और जो कि काफी वोलेटाइल भी होता है। इनकी मार्जिन कभी 15% दिखेगी आपकी, कभी 18% दिखेगी, और लास्ट क्वार्टर जो गया उसमें 5% की मार्जिन थी। और लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने मतलब कई, अभी दिख नहीं रहा मेरे पास, 2020 से डेटा है, पहली मर्तबा कंपनी को नेट लॉस पोस्ट किया है लास्ट क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर में। और चूंकि क्योंकि मार्जिन काफी कम हो गई है कंपनी की, लंबी अवधि की थोड़ा बात करें तो उसमें लग रहा है कि 100 करोड़ रुपए कंपनी केपेक्स में डाल के रखा है उस कंपनी ने। हो सकता है कि फैसिलिटी आए, लेकिन आपको इसके प्राइसिंग, जो केमिकल जो बनाती है सोडा एस, उसके प्राइसिंग के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि जहां पर वोलेटिलिटी इतनी है, वहां पर आपको थोड़ा संभलना चाहिए, या फिर आपको सब्सटैंशियल करेक्शन मिले आपको, तब आपको एक बार जो है कहने की एवरेज कर लें। और वो भी मैं कहूँगा कि 35 रुपये 40 रुपये के आसपास मिलता है तभी एवरेज करें, उसके पहले ना करें, क्योंकि ये कमोडिटी केमिकल प्ले होगा ये। हम्म, चलिए इस बीच अगले दर्शक वरुण कुमार जी का प्रश्न ले लेते हैं, यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने भेजा हुआ है। कह रहे हैं एमएमटीसी के 300 शेयर हैं, 82.5 रुपये के भाव पर, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, आपकी सजेशन चाहिए। एमएमटीसी एक और सरकारी कंपनी है सर, आधे % के आसपास की आज हम देख रहे हैं गिरावट है, 70 रुपये 15 पैसे के आसपास से शेयर ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए सर? अच्छे रिटर्न यहाँ पर भी देखने को मिले, लेकिन ये सभी शेयर जो है एक ही तरह का चार्ट पैटर्न दिखाते हुए कामकाज कर रहे हैं। आपकी राय एमएमटीसी पर? उछाल जब कभी भी मिले आपको निकल जाना चाहिए ऐसी कंपनियों से, क्योंकि कंपनी में अगर देखें तो ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है टीटीएम बेसिस पे नहीं है। लास्ट के कई क्वार्टर से ऑपरेशनल लॉसेस हैं, केवल अदर इनकम पोर्शन में कभी कभी बढ़िया अदर इनकम आता है, जिससे कि नेट प्रॉफिट इनको ऊपर की तरफ दिखता है। तो ऐसी कंपनियां जहां पर कि उनके अपने बिजनेस के काम काज करने के तरीके में ही कुछ ऐसा हो जो कि प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रही हो, तो मतलब इनएफिशिएंट हैं, पोजिशनिंग ऑफ द बिजनेस इज
सच दैट कि ये लोग पैसे नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसी कंपनी में निवेश कर कर आप बहुत कुछ नहीं बना पाएंगे। एक मार्केट में जो कभी कभी वेव चलती है PSU का, उसमें ये शेयर चल गया, लेकिन एज सच बिजनेस मुझे आकर्षित नहीं करता है और जी। मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दूंगा।